ज़रा उसको ढूंढो किधर दफन हुई है, मेरे ख्याल में ज़रूर उस कोयली के पास गई होगी। आई हमदर्द बने दिल तो कर रहा है उसको ख़त्म कर डालो। वो नफरत से कहते हुए बिस्तर पे बैठी थी, साथ में हीरा उनकी टांगें दबा रही थी। मोरे ये सलाहुद्दीन तो आज इतने गुस्से में थे, इन्हें तो कभी गुस्सा ही नहीं है। आज उस लड़की की खातर, क्या लड़की मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है? चुप कर, वह ऐसा शख्स नहीं है, बस हमदर्दी दिल में बड़ी है। अपनी माँ की तरह बना तुम्हारा और उस मुई का क्या मुकाबला। तुम बनोगी सलाहुद्दीन की दुल्हन, वो प्यार से देखते हुए कहने लगी, लेकिन उनकी सोच अभी तक सलाहुद्दीन के रवैये पे थी। वो तकरीबन 15 मिनट से तेज़ रफ्तार में घोड़ा चला रहा था। उसने एक बार भी लगाम से रोकने की कोशिश ना की और ना ही रफ्तार कम की। उस पर जुनून सवार होया हुआ था। आगा जी ग्राउंड की तरफ आए और उसे देखने लगे, जो काफ़ी दूर तक ले गया था। आज इन्हें सारी खबर मिली थी और सलाहुद्दीन का रवैया उनके लिए परेशान कुन था, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं था। आज एक लड़की के सलूक पर इतना रिएक्ट, इतना तो उसने अपनी माँ के वक्त पर नहीं किया था, और आज एक अनदेखी अनजानी सी लड़की की इतना गुस्सा, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। सलाहुद्दीन इस तरफ आए तो आगा जी को देखा। उसने तेज़ी से लगाम से घोड़े को रोका, वरना घोड़े ने सीधा आगाजान के कपड़े मट्टी और गर्द से खराब कर देने थे। उसने रोक दिया, मगर एक बार भी आगाजान की तरफ नहीं देखा। हाँ, नाराज़ हो? आगाजान ने इस पर लहजे में कहा। सलाहुद्दीन काठी से उतरा और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी पुष्ट पे हाथ फेर कर मुलाजम को इशारा किया। अब उससे ले जाए, दीन बात कर रहा हम तुमसे। बोलिए आगाजान, सुन रहा हूँ मैं। तुम नाराज़ हो? वज़दीक चाह रही थे। नहीं, मैंने भला क्यों नाराज़ होना है? तो आज इतना गुस्सा क्यों चढ़ा था, जबकि मेरे दीन को गुस्सा नहीं चढ़ता। इंसान हो, गुस्सा आ जाता है। वो अपने जीन्स की जेब में हाथ डालकर इधर उधर देखने लगा, मगर वो आगाजान को नहीं देख रहा था। तुम उस लड़की से मिले क्या? वो अब की बार उनकी तरफ देखने लगा। सबसे पहले बात, वो लड़की को अब रहने क्यों नहीं देते? ज़िंदगी उसकी कैद कर दी आपने, वो कहीं नहीं जाएगी मोरे की तरह। लेकिन प्लीज़ स्टॉप इट, इट्स ए रिक्वेस्ट। अच्छा एक बात बताइए, वैसे समरन पे जुल्म करने से हादी वापस आता है तो आप अपनी पिस्तौल निकाले, खुद का बदला खून कर दे, हिस्सा बराबर। बट मैं गैर इंसानी सलूक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो हबीज़ की बच्ची तुम्हारे पास आई थी? वो दाढ़े सलाहुद्दीन का चेहरा शुरू हो गया। लैंग्वेज आगाजान। उससे ज़्यादा दाढ़ आगाजान रुक गए। सलाहुद्दीन फ़िलहाल मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी तरबियत उसे इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो बड़ों से बदतमीज़ी करे। इसलिए तेज़ी से चल पड़ा। आज उसकी अमेरिका से वापसी थी। उसने मामू से रिक्वेस्ट की थी, वो कॉकपिट में उनके साथ होना चाहती थी। मामू चूँकि पायलट हैं, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए कहा। मामू तो परेशान हो गई, ये कैसी ख्वाहिश है भला। लेकिन नानू ने भी भला आहर मामू को मनवा लिया, और वो अब मामू के साथ एयरपोर्ट में थी। मामू किसी काम से गए थे, इसलिए वो VIP रूम में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। जब उसका दिल किया अमेरिका के एक चिप्स और काफ़ी क्यों ना पी ली जाए, तो वो चलते हुए कैंटीन एरिया आ गई, और वहाँ कोई नहीं था। वो उनके पास आकर काफ़ी को बोलने लगी कोई उसके साथ। तेज़ी से बोला, प्लीज़ ब्लैक काफ़ी प्लीज़। उसने मुड़कर देखा तो रुक सी गई। वो कोई बहुत लंबा बंदा था, इतना लंबा कि उसे मुंह उठाकर ऊपर देखना पड़ा। फिर उसने स्टेबल से बड़े खूबसूरत चेहरे वाले पायलट को घूर कर देखा। पहले काफ़ी का मैंने कहा था, इसलिए ऑर्डर पहले मेरा आना चाहिए। वो पैसे निकालते हुए बोली, सॉरी मिस, पहले मैंने मंगवाई थी। फिर मुझे प्लेन में पहुंचना है, तो फ़्लाइट मेरी भी है और मैंने पहले मंगवाया था, इसलिए मेरा ऑर्डर पहले सुनो। मेरी काफ़ी पहले आनी चाहिए। वो कहते हुए समर के दाएं तरफ से बाएं आ गया। नहीं, मेरी काफ़ी पहले। वो इसी से ज़्यादा तेज़ी से बोले। ऑर्डर लेने वाला परेशान होकर, क्योंकि दोनों की काफ़ी बिल्कुल अलग थी। एक को ज़्यादा टाइम लगना था। मेरी उफ, कौन सी बला हो तुम काफ़ी भी बगैर नहीं चला सकते हवाई जहाज़। वो गुस्से से बोली, मेरी सेहत, मेरा ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जान बहुत सी जानों से जुड़ी हुई है। समर ने नेम प्लेट में उसका नाम देखा। सलाहुद्दीन खान हो तो ये पठान तभी बहस कर रहा है। बात सुनो मिस्टर अलादीन, जाकर अपने जिन को बोलो मुझे काफ़ी दे, लेकिन मेरी क्रीम काफ़ी पहले बनेगी।
सलाहुद्दीन उसे पहली बार देखने लगा। वो इस वक्त अमीर अर्ल्ड ग्रीन शेफून सादा से फ़राक और तंग पजामे के साथ डार्क ग्रीन दुपट्टे में थी। लाइट ब्राउन बाल जिसमें हल्की से शेडिंग हुई वही थी उस वक्त स्ट्रेट हुए खुले हुए थे। वो बहुत साफ मासूम चेहरा जो गुस्से से लाली में फूटा हुआ था। इस बार सलाहुद्दीन को कुछ हुआ। दिल ने जैसे ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। समर ने उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाकर तेज़ी से इशारा किया। वो भी तेज़ी से मुड़ा था कि वो कोई हुक्म ना दे। ऐसे मेरे अलादीन कहने से वाकई उनमें कोई जिन तो नहीं गुस्साया। हेलो मिस्टर अलादीन। वो चौंकी जब उसने चुटकी बजाई। मेरी काफ़ी। वो उससे नज़र हटाकर बोला। वो बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। समर खिलखिला का हंस पड़ी। वैसे मुझे एक मिनट के लिए लगा था आपके अंदर कोई गुस्सा आया था। वैसे आपकी आंखों का रंग मेरे कपड़ों के साथ कितना मैच कर रहा है। सलाहुद्दीन ने एकदम हैरानी से देखा। वो उस कपड़े में शर्माई लजाई वाली पोर्ट्रेट लगनी चाहिए थी मगर वो तो बहुत बोल्ड थी। इम्प्रेसिव। वैसे भी दीन अमेरिका है। ये वो दिल में बोला। फिर उस तरफ देखा। अब तो बगैर काफ़ी के चलाना पड़ेगा। वो आयशा से कहते हुए जाने लगा। अरे अरे पायलट साहब आपको तो गुस्सा आ गया। ये ले मेरी काफ़ी आ गई है, ये पी लें। उसने अपनी क्रीम से बड़ी काफ़ी सलाहुद्दीन की तरफ बढ़ाई। मैं काफ़ी दूध के बगैर चीनी के बगैर पीता हूँ और इसमें तो क्रीम ही इतनी है। अच्छा अपने मजाज के मुताबिक वाली काफ़ी है पी लिया करें। और काफ़ी तो मीठी और क्रीम से बड़ी अच्छी लगती है वरना ब्लैक काफ़ी भी कोई काफ़ी है। ये ले मैं अपनी दूसरी मंगवा लूँगी। उसे कह नहीं सकता था। वो क्रीम काफ़ी उसे हद से ज़्यादा बुरी लगती है मगर उसके मासूम से चेहरे की हाथा मजबूर हो गया। उसने कप पकड़ लिया और मुस्कुराया। ठीक है मैं आपकी काफ़ी पीता हूँ आप मेरी पिएगा हिसाब बराबर। हाय अल्लाह मैंने मर जाना है। एक दफ़ा ऐसे ही कहवा समझ कर पिया था। मैंने मुमानी को पता था पूरा दिन दांत ब्रश मार कर कभी मिंट कभी फ्लेवर भी चेंज खाई तभी करवाहट नहीं कि मेरी तौबा आप मेरी पिए मैं अपने लिए मंगवाती हूँ। सलाहुद्दीन हंस पर उसने मुस्कुराती नज़रों से देखा जो अब काफ़ी के साथ कुछ और भी मंगवा रही थी। सलाहुद्दीन उसे मज़ीद दिल बढ़कर देखना चाहता था मगर उससे जाना था लेकिन दिल से दुआ निकली थी और बड़ी शिद्दत से निकली थी कि वो उससे दोबारा देख सके। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारा बुखार कम हो वरना मैं दीन को कहने वाली थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। आंटी मुझे तो अब बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी ना। वो बड़ी आवाज़ में बोली क्योंकि उसका गला भी बहुत ख़राब हो गया था। ना मेरी चंदा कोई हाथ तो लगाए तुम्हें। और ख़बरदार तुमने मार खाई किसी से। इंसान जब तक खुद नहीं चाहता कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। इसलिए अब तुम उनके जालिम के जुल्म नहीं सहोगी और उनका कोई हक नहीं बनता तुम पर। वो उसका माथा चूमते हुए बोली मगर आंटी बेबसी और रिश्ता ऐसी जंजीर है जो आपको बांध देती है जो आपको हर एक्शन का रिएक्शन करने से रोक देती है। मैं कभी भी अपने ऊपर जुल्म ना होने देती मगर अचानक ही मेरे माँ बाप के साथ मेरे बहन की कीमती जानें नज़र आती हैं जो मेरे ही हाथों से गवाई जाएंगी अगर मैंने अपने आप से मोहब्बत की। दरवाजे पर खड़ा सलाहुद्दीन गौर से उसकी बात सुन रहा था। कुछ सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर दाखिल हुआ। समर समझी वो होगी। वो डर गई और वाकई किसी मर्द को देखा। पहले तो उसका दिल बंद होने लगा था अब ठहर गया था। वो इन आंखों को कैसे भूल सकती थी जो उसके फेवरेट कपड़ों में मिला करती थी। बेबे ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। ये है मेरा बेटा तुम्हारा शोहर समर सलाहुद्दीन। वो चटके से फिर उस चेहरे को देखने लगी बिना पलके झपका। वो उसका चेहरा बेशक भूल गए थे लेकिन जो उसकी आंखें नाम और काम ने किया था उससे एक सेकंड में सारा याद आ गया था। वो ही तो था पायलट जिसके साथ वो कॉकपिट में बैठी थी। वो प्लेन के अंदर अपने मामू के साथ चलने लगी। जब एयर होस्टेस ने रोका मैम आपका टिकट। रुका मुड़ी। साशा ये मेरी साथ है। फिर भी समर टिकट दिखा दो ये कॉकपिट में आपके साथ रहेगी। यस पागलों वाली ख्वाहिश। मामू समर ने इन्हें हल्की सी गुड़ी दिखाई। वो दिखाकर अब उनके साथ चल रही थी। मामू मुड़े ये दरवाज़ा खोलो पीछे वाली सीट उसमें बैठो और बेल्ट की ना समझ आई तो मेरे पायलट से पूछ लेना। वो सारा हराते हुए आगे बढ़ी और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पायलट बैठा हुआ काफ़ी के कप के सिप ले रहा था। जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मुड़ा तो झटका लगा। आप अरे तो आप हैं कैसे हैं अलाउद्दीन पायलट साहब। वो चहकते हुए कहकर सलाहुद्दीन और पायलट के बीच वाली सीट जो काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन पीछे ज़रूर थी बैठी। आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो हैरत से मुंह खोले ताक रहा था। समर के चेहरे पे शरारत बड़ी मुस्कुराहट आई।
मैं ये देखने आई हूँ कि आया आप कि मेरे पैसे ज़ाया हुए या नहीं। गुड जॉब। तो कैसी लगी मेरी क्रीम? काफ़ी। वो मुस्काया। शुगर के बजाय लगता है शुगर कैन ही डाल दिया है इसमें। अच्छा है, बॉडी में एनर्जी मिलेगी। एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में प्रोवाइड होगी। आपकी बॉडी तंदुरुस्त तवाना रहेगी। आपका बीपी लो नहीं होगा। आराम से ये प्लेन चलाएंगे। वो उसको फ़ायदे बता रहे थे। सलाहुद्दीन अपनी ख्वाहिश एकदम पूरी हो जाने पर हैरान हो रहा था। वो उसको दोबारा देखने का ख्वाहिशमंद था तो वो दोबारा नज़र आ गई। उसने कभी सोचा ना था शुगर का क्या कहेंगे आप, जो मुझे यकीनन उसको पीने से हो जानी है। अब इतना भी मीठी नहीं है, बस जो आप इतना कड़वा पीते हैं ना उससे से ज़्यादा महसूस हो रहा है। चलिए आप जाएं, अभी मेरा पायलट आ जाएगा। आप भी अपनी सीट में सेटल हो जाएं। वो उसको देखते हुए कहने लगा, ओहो मिस्टर पायलट मेरा मामा लगता है, इसलिए मैं तो यही आप लोगों के साथ बैठूंगी। अच्छा जोक है, लेकिन आपको अलाउ नहीं कर सकता। मैं वो भोले से हंस कर बोला, नहीं मिस्टर अलाउद्दीन, मैं इसलिए आई हूँ कि आप मुझे अपनी फ्लाइंग कारपेट में उड़ा कर ले जाएं। चले शाबाश। देखिए मैडम, ये कोई डिज्नी वर्ल्ड नहीं है जो मैं आराम से सब कुछ कर दूँ। आपसे उम्मीद भी नहीं है मुझे। ये सब तो मेरा प्रिंस चार्मिंग करेगा। और वो प्रिंस चार्मिंग को है कौन? सलाहुद्दीन को पता नहीं क्यों नागवारी गुजरी थी। फ़िलहाल तो कोई पता नहीं है। ये बताइए, ये प्लेन के हैंडल में इतनी ताकत होती है कि पूरा प्लेन ही उठा लेती है, जिसमें दर्जन बार लोग होते हैं। वाकई में ये इतनी पावरफुल चीज़ नहीं है। वो पहले उसके मासूम चेहरे को देखता था जो उससे सवाल कर रही थी। उसकी नज़रें हैंडल पर थी। कोई क्या इतना मासूम, इतना प्यारा भी हो सकता है? दरवाज़ा खुला। वो एकदम गड़बड़ा गया, जल्दी से मुँह मोड़ा। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। मामू सलाहुद्दीन को देखते हुए बोले। सलाहुद्दीन ने उनकी तरफ देखा तो हल्का सा मुस्कुराया। वालेकुम सलाम सर। तुमने अभी तक बेल्ट नहीं बांधी, पागल लड़की, क्या सोच रही हो? मामू ये मुझे बैठने नहीं दे रहे, कहते हैं जाओ। मैंने जब आपका हवाला दिया तो मिस्टर बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो सलाहुद्दीन को गुड़ी दिखाकर मामू को बोली, और ओहो सलाहुद्दीन को तुमने सही से बताया भी नहीं होगा। सलाहुद्दीन, ये है मेरी बांजी समर, और इसकी ख्वाहिश थी ये सारा सफ़र मेरे साथ करे और इस कॉकपिट देखने का बहुत शौक है, इसलिए प्लीज़ जस्ट अलाउ हर। मामू आप इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? आपका भी इतना हक है इस प्लेन में जितना इसका। बस मैंने कह दिया मैं बैठूंगी। डन, कोई रोक के दिखाए। सलाहुद्दीन ने उसके चेहरे को देखा तो कहकर लगाए हंस पड़ा। वो उसे देखने लगी और फिर टोपी उसके साथ उतार ली। सलाहुद्दीन का एक बार फिर हैरत से मुँह खुल गया। समर ने खुद पहन ली। मामू कैसी लग रही हूँ? मैं भी पायलट हुई ना, क्योंकि कॉकपिट में बैठी हूँ। वैसे भी आप टोपी के बगैर ही चलाई, कौन सा इसमें पावर है? रीनी ऐसे नहीं करते, वापस करो। नहीं रहने दे, ठीक है। वो दिलचस्प मुस्कुराहट से उसे देखने लगा जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चलो आप बेल्ट बांधो, वो कहने लगा। और सलाहुद्दीन को पहले से पता लग गया था कि ये सफ़र उसका सबसे ज़्यादा हसीन सफ़र होने लगा है। वो उसे देख रहा था और वो उसे देख रही थी। ऐसा लगता था ये नज़रें एक दूसरे से हटनेगी ही नहीं, बस काली आंखें हरी आंखों को ही तकती जाएंगी। भला आहर समर को एहसास हुआ सलाहुद्दीन नहीं है, वो बाई है जिसके बाई का कत्ल हुआ था और इस बाई का कत्ल वो ठहराई गई थी, या शायद उसे कातल बनना पड़ा, इसलिए तेज़ी से नज़रें झुकाई और डर के मारे चेहरा मज़ीद झुकाया। सलाहुद्दीन को उसका ये सब करना बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। वो ऐसे तो ना थी, वो ऐसे क्यों होगी? नहीं, उसे ऐसा नहीं होना। मोरे आपको अदील बुला रहा है, वो शायद आपके कहने पर कुछ लाए है, मुझे नहीं दे रहा। अच्छा तुम आओ, मैं जाती हूँ। वो कहकर उठ पड़ी कि समरन ने हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें जलमला गई। प्लीज़ मुझे अकेले ना छोड़े, प्लीज़, वो तड़पते हुए बोली थी। और उसका तड़पने पर सलाहुद्दीन को शदीद तकलीफ़ हुई तो उसका बस नहीं चल रहा था। सबको आग लगा दे जिसने उसकी मोहब्बत को तकलीफ़ पहुँचाई थी। मोरे आप जाए। उसने समर की तरफ देखा और समर का चेहरा खूब ज़्यादा हो गया। उसे वो पायलट नहीं, एक खून अशाम दरिंदा मालूम हो रहा था जो उसे निगलेगा। मोरे ने उसका चेहरा थपथपाया। कुछ नहीं होता चंदा, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो प्यार से कहती जाने लगी। और वो मुंह पे हाथ रख के अपनी सिसकी दबाने लगी। इतना डर। ये लड़की दरले से उस कैप उतरवा कर हंस कर बात बार बार बीच में तंग करना, इतने टार्चर ने उसे डरा कर रख दिया। मोरे ने सलाहुद्दीन का कंधा थपथपाया। सलाहुद्दीन मुस्कुरा भी ना सका, तसल्ली वाली भी नहीं, क्योंकि उसकी मोहब्बत को तोड़ा तो वो क्या मुस्कुराता।
दरवाज़ा बंद हुआ। इधर ही समर की सांसें थमी, वो लब काटती डर से कांप रही थी और चेहरा झुकाए रोने में। सलाहुद्दीन उसे देखता रहा। वो रोना बंद करो, उसने बड़ी नरमी से कहा था और समर ने डर कर अपने आंसू जल्दी से साफ किया। सलाहुद्दीन इतनी ताबेदारी पे हैरत ज़्यादा था। उसने गला खंगारा, उठो। वो घबरा कर उठने लगी। सलाहुद्दीन उसकी साइकिल चेक कर रहा था। वो उठ गई। बैठो। वो बैठ गई। उठो। वो पहले हैरान हुई, फिर उठ पड़ी डर के साथ, अब हैरत ही। बैठो। वो उसकी बर्दाश्त देख रहा था। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था जितना उसने सहा है। मज़ीद 4 दफ़ा ऐसे कहा और वो करती गई। सलाहुद्दीन ने गहरा सांस लिया। जाओ, जाकर छत पे खड़ी हो जाओ, रात तक वहीं खड़ी रहना। उसका दिल क्षण से टूटा। वाकई में ये सब जैसा निकला। समरन कदम उठाती आगे बढ़कर उसके सर से गुजरने लगी थी। जब सलाहुद्दीन ने उसका बाजू पकड़ा, अब लगा समरन को वो मारेगा, वो बहुत ज़्यादा मारेगा। लाला क्या वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं बता नहीं सकता। और जो गुस्सा उसे जचता है शायद ही किसी को जचता हो। मुझे लड़कियां ऐसी अच्छी लगती हैं, बहादुर, अपने आप में मगन, लेकिन इनमें मासूमियत भी होनी चाहिए है और साफ दिल की भी, और ऐसी चीज़ें मैंने उसमें ही पाया है। बस अगर जान से बात कर लो, लेकिन थोड़ा हो रहा है, वो छोटी बहुत है। हाय लाला, कहीं तुमने बच्ची तो नहीं पसंद कर ली? पागल हो, वो 18-17 की होगी, उससे काम नहीं। हाँ फिर ठीक है। वैसे लाला वाकई इससे सच में मोहब्बत करते हैं या दिल लगी? सलाहुद्दीन ने हाथ की गर्दन दबोचे। तेरी तरह नहीं हूँ। वो पहली लड़की है और आखिरी लड़की है मेरे दिल में बसने वाली। अगर ऐसा है लाला, तो फिर उससे सच्ची वाली मोहब्बत करना, उसको तकलीफ़ मत देना, क्योंकि वैसे तो मुझे भी पता है आप किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन वैसे कह रहा हूँ, जो मोहब्बत करते हैं उनको आजमाया भी जाता है वो कितनी मोहब्बत करते हैं, और उसको भी आजमाया जा रहा था वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। इसने समर को देखा जो आंखें मींचे अपनी मार के लिए तैयार थी। तुम्हें दिल कर रहा है इतना मारो, इतना मारो, तुम्हारी ये हरकतें देखा पागल हो तुम। वो गुस्से से बोला वो और ज़्यादा डर गई। मैंने कुछ नहीं किया। आंसू की बूंदें उसके चेहरे से फिसल कर नीचे गिरने लगी। कुछ नहीं किया? इतना सब कुछ करके कहती हो कुछ नहीं किया? उसने समर का दूसरा बाजू पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर किया। समर ने आंखें नीचे कर रखी थी। मेरे भाई ने गाड़ी। वो आगे से फूट फूट कर रोने लगी। रोना बंद कर वो तेज़ी से कहने लगा कि उसने लब दबाकर अपनी सिसकी रुकी। सलाहुद्दीन ने थके हुए अंदाज में आंखें बांध की और फिर उसने समर की गर्दन गिर्द बाजू लपेट कर उससे अपने साथ लगाया। समर साकत हो गई और फिर वो उसके सीने में मुँह दिए रोती गई। एक मेहरबान बाजू ने उसे खुलकर रोने पर मजबूर कर दिया। वो उसके माथे पर लब रखे कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसके अंदर की बोझ को ख़त्म कर रहा था। और फिलहाल ये बहुत ज़रूरी था। उस लड़की को बुलाओ। आगा जान पुलिस को नज़र से खिड़की को देखते हुए मुलाजिम को बोले, साहब मैंने क्या कहा है? वो दीन लाला ने मना किया है साहब कि कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। जैसे दीन इस घर का बड़ा है या मैं, अगर तुम इस लड़की को 2 मिनट में मेरे सामने ना लाए, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। अचानक ताया अंदर दाखिल हुए, उनके सामने आए। ये सलाहुद्दीन को क्या हुआ? उसने इस लड़की की खातिर मेरी बीवी और बेटी से ऊंची आवाज़ में बात की और हीरा से और बाकी लड़कियों से काम करवाया। ये सब क्या है? हमारी लड़कियों पे हुक्म किसी ने आज तक नहीं चलाया। वो होता कौन है? मुझे लगता है उसने बताया होगा या वो खुद लड़की चल कर आई होगी। मैं उस लड़की को अब गोली से उड़ा दूंगा। अगर मेरे बेटे को मारकर जो हराज करने का सोच रही है तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुत्ते ने छोड़ दिया उसके आगे तो मैं भी हान हूँ। हाँ आगे तो मैं भी हाँ नहीं। वो गज़बनाक लहजे में उनको बोले, और आप अपने पोते को खुली छूट ना दें। मत बोले, वो इस कलमुही की भी औलाद है जिसने हमदर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। ऐसे नहीं करना। मत बोलो। जब दीन हक और सच का साथ देगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। उसे खौफ ज़रा भी है। उसने कुछ महीने पहले एक लड़की का जिक्र किया जिससे वो मोहब्बत करता, लेकिन वो लड़की हमारी ज़ात से नहीं। मुझे हासा एतराज़ हुआ, लेकिन मेरा ख्याल सलाहुद्दीन की तवज्जो इसकी तरफ करनी पड़ेगी ताकि वो उस लड़की के ज़मीने से हटे। फिर बंदोबस्त करेंगे और तुम जज्बाती मत हो। मेरा भी पोता खोया है, मेरी नस्ल का एक हिस्सा ख़त्म हुआ है। तुम्हें लगता है मैं ऐसे चुप करके बैठ जाऊँगा? आज लगता है सलाब इकट्ठा करना है आपने। वो अभी तक उसके सीने में मुँह दिए रो रही थी जब सलाहुद्दीन शरारत से बोला। वो खामोश होगी लेकिन बोली कुछ ना। मन और दिल का बोझ हल्का हुआ था। खुद को परसकून महसूस कर रही थी, लेकिन डर अब भी हावी था। सलाहुद्दीन ने उसे अदा किया और खामोशी से उसको देखता है। तुम तो लोगों को रुलाती है, खुद कब से रोना शुरू कर दिया? आपको मैं याद थी?
वो हल्की आवाज़ में बोली। वो मुस्कुराए लेके बोला, कुछ नहीं। चेहरा साफ किया उसका और उसका हाथ पकड़ कर उसे बिस्तर पर लेकर गया। उसे बिठाकर खुद घुटने के बल बैठा लेके रुक गया। 1 मिनट वो उसे खड़ा होता हुआ देखने लगी। सलाहुद्दीन अलमारी जाकर खोली और कुछ ढूंढ कर उसने पार्लर की कैप निकाली और उसकी तरफ मुड़ आया और बैठने से पहले उसने समरन के सर पे पहनाई। समरन ने हैरत से कैप की तरफ देखा, फिर उसे अब ठीक है। वो मुस्कुराया, अब तुम्हारे पास तो पावर आ गई। खबरदार किसी को अपने ऊपर हाथ हो क्या आँख उठाने भी दी, वरना मैंने बहुत मारना है। वो मुस्कुरा भी ना सकी। सलाहुद्दीन परेशान हो गया, वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करी। वो ज़रा सा मुस्कुरा दी। सलाहुद्दीन ने उसके हाथ देखे जो सूजे हुए होने के साथ साथ जले हुए भी थे और एक हाथ पे उबाले भी पड़े हुए थे जो फट कर छाला बन चुका था। ये किसने किया था? अब उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। समर ने हाथों को देखा और अपने हाथ खींचे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और चुप करके सहती रही। याद है वो मशीन तुम्हारे हाथ पे लगा था, तुमने उसे मशीन को मारना शुरू कर दिया। वावेला की था। अब इतने जुल्म पे खामोश रही। वो खामोश रही। समरन अब वो ऊंची आवाज़ में बोला, अब आप भी मारे मुझे, सब ने मारा, अब आप क्यों नहीं मारे, आपका भाई मरा है। वो तेज़ी से कहने लगी। सलाहुद्दीन को उसका दिमाग तवाज़ुन में नहीं लगा। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तुम बोल कुछ रही हो, बताओ किसने किया। बस रोटी पकाते हुए जल गया। उसकी इतनी ऊंची आवाज़ पर डर गई थी, इसलिए डरते हुए बोली। सलाहुद्दीन तहम्मुल से लब दबाए और फिर दुख बड़ी नज़रों से उसके खूबसूरत छोटे हाथों का हश्र देखा। उससे रहा ना गया और उसके जख्मों पे अपने लब रख दिया और समरन को झटका लगा।